नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ है उर्वशी। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में आप सबका बेहद स्वागत है। कार्यक्रम में हमारे पास होते हैं कुछ अखबार, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका। इन अखबारों की मुख्य खबरों पर जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, उन खबरों पर हमारा फोकस रहता है। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले हम विंध्य के खबरों से शुरुआत करेंगे, रोज़ की ही तरह। तो हमारे पास पत्रिका है, इसमें विंध्य का मुकाबला करके पेज है, रोज आ रहा है। ये चुनावी सीजन को मद्देनजर रखते हुए इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको डिस्कस करना चाहूँगी मैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि शस्त्रों के शौकीन नेताजी। इसमें दिया हुआ है कि विंध्य क्षेत्र में जो अलग अलग प्रत्याशी हैं और नेता हैं वो किस तरह से वो शस्त्र रखते हैं, उनके पास कितने शौकीन हैं वो शस्त्रों के। साथ ही में सिर्फ वो ही नहीं, उनकी पत्नियां भी शस्त्रों की शौकीन है। इसमें दिव्यराज और उनकी पत्नी के पास भी शस्त्र है बताया जा रहा है। नीलांशु और सुरेंद्र भी शस्त्र प्रेमी हैं। इसमें दिया गया है कि सियासी रणभूमि में उतरे ज़्यादातर जो योद्धा हैं वो हथियारों के शौकीन हैं। कुछ के पास खुद की बंदूकें और रिवॉल्वर वो रखते हैं, तो कुछ की पत्नियां रखती हैं। इसमें जो सिमरिया से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभय मिश्रा, उनके पास 32 बोर की पिस्टल और 375 बोर की राइफल है। उनकी पत्नी के पास भी पिस्टल है। वहीं रीति पाठक जो है सीधी से प्रत्याशी भाजपा की, उनके पास भी है। कमलेश्वर बंशमड़ी के पास भी बंदूक है। वहीं ये एक खबर थी, वही सबसे खर्चा का ब्यौरा दिया हुआ है साइड वाले सेक्शन में, जिसमें है कि चुनाव प्रचार में सबसे खर्चीले गणेश सिंह। इसमें है कि विधानसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख जा चुकी है। अब इसमें प्रचार में सबसे ज़्यादा किसने खर्च किया है, इसकी सूची आ गई है। इसमें दिया है कि सतना के भाजपा प्रत्याशी जो है गणेश सिंह, उन्होंने 13.65 लाख रुपए के साथ सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले प्रत्याशी वो रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि पूरे प्रचार में प्रत्याशियों को 40 लाख रुपए तक खर्च करने की छूट होती है, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते हैं। वहीं इसमें कुछ अन्य स्टार प्रचारकों के खर्च पार्टी के खाते में इसमें बताया जा रहा है। और साथ ही में ये भी दिया गया है कि प्रथम चरण में कई प्रत्याशियों ने व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, जिन्हें जल्द ही नोटिस अब जारी किया जाएगा। और साथ ही में इसमें सीधी विधानसभा 2018 के चुनाव का हाल दिया हुआ है। इसमें कुल मतदाता की संख्या दी हुई है, 2018 विधानसभा चुनाव की है ये, जिसमें 2,24,062 और ये कुल मतदाता थे। कुल मतदान जितने हुए वो 1,52,990, पोस्टल मतदान 1293 और विजेता को जितने मत मिले थे उनकी संख्या थी 59,297 और जीत का अंतर 19,986 वोट्स का अंतर था। तो ये इसमें दिया हुआ है। कुल प्रत्याशियों की संख्या 13 थी, महिला प्रत्याशी 0 थी और पोल प्रतिशत 68.28 था। ये सीधी विधानसभा 2018 का हाल। जी, तो अगली खबर है स्वच्छता को लेकर। दैनिक जागरण के रीवा जागरण पेज पर इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। यहाँ पर हेडलाइन है कि स्वच्छता एजेंसियां नहीं उठा रही कचरा मुक्त कैसे हो पाएगा शहर। एक तरह से देखा जाए तो रीवा शहर को इंदौर सिटी से तुलना करने की बात कही जाती है, स्वच्छ रीवा बनाने की बात कही जाती है। यहाँ पर जो ये आंकड़े बताए गए हैं, जो ये बात कही गई है, तो ये सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें जो दर्ज हुई हैं उसके आधार पर की गई हैं। नगर निगम द्वारा सफाई तो करवा दी जाती है गली मोहल्लों की, लेकिन वहाँ पर जो कचड़े का ढेर लगा हुआ रहता है वो सफाई एजेंसियों का काम होता है। कचरे की गाड़ी जाती है, वो उसे लेके जाती है, लेकिन 4-4 दिन तक 5-5 दिन तक वहाँ पे कचरे का ढेर लगा रहता है, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाती। लिखा गया है कि शहर की सफाई के लिए नगर निगम द्वारा तैनात की गई स्वच्छता एजेंसियां किस तरह का काम कर रही हैं, ये सीएम हेल्पलाइन में आ रही भारी संख्या में शिकायतें खुद सबूत बनी हुई। यानी जो लोग हैं वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें भी दर्ज करवा रहे हैं। लिखा है कि नगर निगम में सीएम हेल्पलाइन की जितने भी शिकायतें आती हैं उनमें सबसे अधिक शिकायतें सफाई व्यवस्था को लेकर ही है। यानी कि और भी मुद्दे होते हैं, और भी समस्याएं होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सफाई को लेकर समस्या बनी हुई है। आए दिन हम भी देखते रहते हैं कि जो गाड़ियाँ एजेंसी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो 12 बजे तक, दोपहर तक भी, एक दिन हमने खबर पढ़ी थी कि दोपहर तक वो कचड़े की गाड़ी लेकर घूम रहे होते हैं, जिससे जो यातायात की सुविधा है वो भी खराब होती है और जो आने जाने वाले लोग होते हैं उन्हें भी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। यहीं पर नगर निगम क्या जवाब देता है? नगर निगम का ये कहना है कि हमारे द्वारा सफाई तो करवा दी जाती है, अब कचरा उठवाने का काम सफाई एजेंसियों का है।
वहीं लिखा गया है कि शहर में दौड़ने वाली सभी कचरा गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि नगर निगम इस बात से हटता है कि सफाई हम करवाते हैं लेकिन कचरा उठवाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन जो जीपीएस ट्रैकर लगा होता है उसकी सारी जानकारी नगर निगम में उपलब्ध रहती है। जी उर्वशी, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगली खबर की। तो जिस तरह से हम आए दिनों देखते रहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है दूर के गांव के इलाकों में ये स्थिति है कि कई दिनों तक ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। अब इस वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। पलेवा लगाने का मौसम आ गया है, धान अब पक चुकी है, धान की कटाई हो रही है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि किसानों को अन्य तरह की समस्याएं भी हैं। अब इसमें दिया हुआ है एक मामला, ये कटरा का है, ग्राम पंचायत घूमा का। यहाँ पर 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन कई जगह इसकी कंप्लेन भी की गई, शिकायत की गई गांव वालों के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरह का इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। अन्य मामलों की तरह ना ही ट्रांसफार्मर बनवाया जा रहा है। 2 महीने से अंधेरे में लोग पड़े हुए हैं। दिवाली आने वाली है 2 दिनों में, तो सवाल उठता है कि जब पूरा क्षेत्र, पूरा देश दिवाली मनाएगा तो क्या इस क्षेत्र के लोग ऐसे ही रहेंगे। इसमें है कि रहवासियों ने विद्युत सब स्टेशन में कई बार शिकायत दर्ज करी, लेकिन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो है वो शिकायत सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बिजली नहीं रहने की वजह से अब पानी का भी संकट है। एक संकट की वजह से अन्य संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं और जो रोज का काम है वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जो स्थानीय रहवासी हैं, विजय सोनी, ममता सोनी और अन्य लोगों के नाम दिए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि बिजली नहीं रहने की वजह से पलेवा नहीं लग पा रहा है और उन्होंने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। जी, इसी तरह से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, दैनिक जागरण के रीवा शहर पेज पर इस खबर को छापा गया है। जो बीमारियां हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर खबर है। इसकी हेडलाइन है, कम उम्र में ही आ रहा रीढ़ की हड्डी में गैप। लिखा गया है, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो संजय गांधी अस्पताल में हर रोज मरीज पहुंच रहे हैं, उनके आंकड़े हैं ये। लिखा है कि 250 के लगभग मरीज रोजाना ओपीडी में पहुंचते हैं। संजय गांधी में भूतल में ओपीडी का क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पर 50% मामले, यानी आधा जो हिस्सा है इस आंकड़े का, 50% मामले कमर दर्द के, 15-20 मामले रीढ़ की हड्डी में गैप के मिल रहे हैं। तो ये रोजाना का हाल है। 250 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, जिसमें से 50% यानी 175 मामले जो हैं वो कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी को लेकर है। इनमें से 15-20 मामले ऐसे हैं जो रीढ़ की हड्डी में गैप को लेकर हैं। लिखा गया है कि कमर में होने वाले दर्द को नज़रअंदाज ना करें। रीढ़ की हड्डी में गैप होना, डिस्क खिसकना इस दर्द का कारण हो सकता है। ये पूरा जो स्कैन है और ये पूरी तरह के जो आंकड़े लगाए गए हैं, तो ये हालिया के 4 से 5 महीने के ये आंकड़े हैं। जी उर्वशी, तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। इसमें हम अब बात करते हैं शिक्षा को लेकर। अगली खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि पटरी से शिक्षा व्यवस्था उतर गई है, जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों हैं। यहाँ पर जो मामला है वो सिंगरौली चितरंगी का है, जहां लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल एवं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाती है। साथ ही में निःशुल्क गणवेश दिया जाता है, निःशुल्क किताबें दी जाती हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें शिक्षा की, तो वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। खासकर गांव देहात के इलाकों में हम देखते हैं कहीं तो भवन ही जर्जर पड़े हुए हैं, कहीं कोई घोटाला हो गया तो सही तरीके से निर्माण नहीं हुआ, निर्माण हुआ तो छत चूने लग गई है। तो ये सारी बहुत सारी, अभी हमने कल ही देखा था कि किस तरह से जो शिक्षा अधिकारी है वो 2 खपरैल के जो उसका कार्यालय है वो खपरैल से बना हुआ है। इस तरह का एक और मामला प्रकाश में आया है, जहाँ बताया जा रहा है कि शासकीय प्राथमिक पाठशाला मुड़करवा टोला, यहाँ पर ये स्थिति है कि बच्चे सुबह चाबी बच्चों के पास होती है, शिक्षक नहीं आते हैं, बच्चे आते हैं, वो आकर वहाँ पर गेट खोलते हैं। गेट खोलने के साथ ही वो प्रार्थना खुद से करते हैं, झाड़ू खुद से लगाते हैं, उसके बाद अन्य प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्यालय में पहले किसको पहुँचना चाहिए। इसमें सवाल उठाया गया कि शिक्षक को या विद्यार्थी को। इतना सब होने के बाद 11:15 बजे शिक्षकों का विद्यालय में प्रवेश होता है, उसके पहले सब बच्चों के मत्थे पड़ा। कहीं ना कहीं इसमें बताया जा रहा है, ये इतनी बड़ी अनियमितता यह दर्शाती है कि चितरंगी विकासखंड के अधिकारी भी अपने पद पर वो जो दायित्व है उनका, उसको नहीं निभा रहे हैं। साथ ही में
चाहे कुछ भी करे, शिक्षक चाहे कुछ भी करे, यदि नजराना हाजिर कार्यवाही नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। यदि जिम्मेदार अधिकारी सख्त होते तो इस तरह से जो ये विद्यार्थी हैं उनके साथ यह स्थिति नहीं होती। शिक्षा को लेकर आए दिन हम कहीं ना कोई व्यवस्था की बदहाली देखते हैं, उनमें से यह एक अन्य मामला है। जी अब हम रुख करते हैं, ये थी हमारी विंध्य क्षेत्र की खबरें। अब हम रुख करते हैं हमारी राज्य स्तरीय खबरों का। तो इंदौर से एक मामला आ रहा है, क्राइम का मामला लग रहा है। जिस तरह से प्रथम दृष्टया ये देखा जा रहा है, दोहरा मर्डर हुआ है। 2 दिन से यहाँ संपर्क नहीं हो रहा था। बता दें कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनकी बेटी, दोनों का फ्लैट जो है, दोनों का शव जो है वो फ्लैट में मिला है। और ये जो रिटायर्ड जज है, इनका नाम कमल किशोर है, ये 76 वर्ष के थे। और उनकी बेटी रमा नाम था, वो 53 वर्ष की थी। और ये तलाकशुदा थी, जो अपने ही पिता के साथ यहाँ पर रह रही थी। साथ में इनका भाई रहा करता था, जो इस घटना के बाद से गायब है। बताया जा रहा है कि इसका लड़के का नाम पुलिंद था और पुलिंद गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित था और आए दिन इसकी लड़ाई हुआ करती थी इन दोनों से, जिनका अब शव मिला है, शव बरामद हुआ है। साथ ही में बताया जा रहा है कि इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी रखा गया था। पूरा मामला इस तरह से है कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर जो है कमल किशोर चामंदे और उनकी बेटी घामंदे और उनकी बेटी रमा का खून से लथपथ शव बुधवार शाम IDA बिल्डिंग के फ्लैट में मिला। दोनों का 2 दिन से परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर दूसरी बेटी ने गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। बेटी दामाद जब फ्लैट पर पहुंचे तो पिता पुत्री का शव उन्हें मिला। अब मृतक का बेटा पुलिन फरार मिला। अब पुलिस के अनुसार दोनों को सर में चोट लगने की वजह से मौत हुई है और मारा कहीं और गया है और लाकर बॉडी को एक जगह पर दोनों बॉडीज को रख दिया गया है। जी, तो राज्य स्तरीय की दूसरी खबर की बात करें तो दैनिक जागरण के चुनाव चक्रव्यूह पेज है ये, जहां पर हेडलाइन है कि चुनाव में उतरी 252 महिलाओं ने टेंशन बढ़ा दी है पार्टियों की। यहाँ पर कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। उसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का चुनाव कई मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसे गेम चेंजर कहा जाता है, यानी महिलाओं को लेकर ये बात कही गई है। प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख महिलाएं वोटर हैं। इन वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने लाडली बहना तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के रूप में तुरुप का इक्का फेंका है। तो अब ये तुरुप का इक्का कितना काम आता है ये भी देखना होगा। वहीं पर कुछ आंकड़ों की बात करें तो लिखा गया है कि वर्ष 2018 की स्थिति में महिला उम्मीदवार, महिलाओं को भाजपा ने 23 महिलाओं को टिकट दिया था, वहीं महिलाओं को कांग्रेस ने 28 महिलाओं को टिकट दिया था। 249 महिलाओं को अन्य दलों ने टिकट दिया था। टोटल मिलाकर 2899 उम्मीदवारों में से 250 महिलाएं वोटर थी। महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया था, उन्हें चुना गया था। वहीं इस बार सबसे ज़्यादा आंकड़े माने जा रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में 252 महिलाओं को प्रत्याशी चुना है पार्टियों ने और उन्हें टिकट मिला है। कुछ और प्रतिशत दिखाए गए हैं कि जीत का जो प्रतिशत है वो बेहद कम था। 2018 में 250 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 21 की ही केवल जीत हुई थी। वहीं 2013 में 200 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और 30 ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2008 में 226 में से 25 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। यहाँ पर लिखा है कि ये जो आधी आबादी है, महिला वोटर्स की आधी आबादी है और इनको लुभाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने तुरुप के इक्के फेंके हैं। तो अब देखना यही होगा कि महिला वोटर्स भी इस बार सबसे ज़्यादा संख्या में पिछले चुनावों के हिसाब से उतरी हैं। तो अब यही देखना होगा कि कितनी महिलाएं जीत दर्ज कर पाती हैं। जी उर्वशी, हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि किस तरह से जो रीवा संभाग है उसमें विधानसभा चुनाव में किस तरह से महिला प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि पुरुषों के तुलना में उतना नहीं है, पर जी बिल्कुल, हमने ये देखा था कि जैसे कि संसद में बिल पास हुआ है महिलाओं को लेकर, तो जो इसके हिमायती रहे हैं उन्होंने ही महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी की है। जी अब रुक करते हैं हम हमारी राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीतीश कुमार का एक बयान जो उन्होंने पिछले दिनों संसद में दिया था। वो महिलाओं की प्रजनन से जुड़ी और जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर ये बयान दिया था।
हर अखबारों में इस तरह दिया हुआ है कि बयान इतना भद्दा था जिसे हम छाप तक नहीं सकते हैं। इसको लेकर अब उन्होंने माफ़ी मांगा है और साथ ही में कहा है कि मैं शर्मिंदा हूं इस पर, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी ने भी कहा है कि वो इसकी निंदा करते हैं। जब वो नीतीश कुमार संसद पहुंचे तो उनका घेराव भी किया गया, महिलाओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए, जो भाजपा महिलाएं थी। साथ ही में इस तरह के जो बयान है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि इतने बड़े पद पर होते हुए इस तरह की टिप्पणी देना, वो भी मीडिया में आप आ जाते हैं, आपको पता है कि पूरा देश आपको देख रहा है, तो आखिर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो देश चलाने वाले होते हैं, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र पर जो सवाल उठता है कि लोकतंत्र है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों में से ही एक को चुनकर लाते हैं और वो लोगों की बात को ना रखने की जगह पे ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं, वो भी महिलाओं को लेकर। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल जी, तो अगली खबर की बात करें तो ये चुनाव चक्र 2023 है। यहाँ पे राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की बात कही गई है। वहीं पे छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, ये जहाँ की हेडलाइन है कि 11 लोगों के गांव में न तो नेता पहुंचते हैं और ना ही पानी। ये छत्तीसगढ़ में 5 मतदाता वाला देश का दूसरा सबसे छोटा मतदान केंद्र है। ये इस मतदान केंद्र में सिर्फ 5 लोग हैं। यह कोरिया जिले के शेराडांड गाँव है। इस गांव में 3 परिवार के 11 लोग रहते हैं। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन तो पहुंच गई है, लेकिन उस पाइप से कभी पानी तक नहीं निकला है। लिखा है कि उसमें से कभी पानी नहीं आया। वहीं गांव के लोग पानी के लिए एक हैंडपंप पर निर्भर हैं, जो साल भर से खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में गांव वाले नदी या नाले का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ की सिंगारे बाई ने कहा कि नदी पर पुल और स्कूल बनाने की मांग को लेकर हर साल ये वोट देते हैं। यानी इनका जो वोट है ये यहाँ पर स्कूल और पुल, यानी पुल इसलिए क्योंकि ये जंगल के इलाके में रहते हैं, तो पुल हो जाएगी तो ये शहर से थोड़ा जुड़ जाएंगे, अन्य गांवों से जुड़ जाएंगे, इसलिए ये पुल और अपने बच्चों की शिक्षा की मांग के लिए ये हर साल वोट देते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। बारिश ना होने पर पूरी तरह से इनकी जो फसल है, इनके खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। जी, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि कितने भी वोटर कहीं भी किसी भी तरह का लोकेशन हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो वादे किए जाते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं, तभी बात बनती है। बात करते हैं हमारी अगली खबर की, तो इसमें जर्मनी से बेंगलोर आ रही थी फ्लाइट। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसके बाद महिला ने एयरपोर्ट पर शिकायत दर्ज कराई है। इसमें दिया गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में को पैसेंजर का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने 52 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके आरोपी की गिरफ्तारी जो हुई है, इसमें बताया गया है उसको कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है। मामला ये पूरा 6 नवंबर का है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति की रहने वाली महिला लुफ्थांसा की फ्लाइट से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से वो बेंगलोर आ रही थी। सफ़र के दौरान महिला अपनी सीट पर सो रही थी। इसी वक्त सीट पर बैठे शख्स ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर महिला ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहकर अपनी सीट बदलवाई। जी, अब हम स्पोर्ट्स सेक्शन पे आ जाते हैं। तो वर्ल्ड कप का ये जो सीरीज चल रही है उसको लेकर हमारी खबर है। जी, वर्ल्ड कप को लेकर है कि दैनिक जागरण का पेज है, यहाँ पर लिखा है कि भारत है तैयार। गिल वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। 951 दिन के बाद बाबर ने ताज गंवाया। यानी जो एक शीर्ष पर टॉप 10 बल्लेबाजों में से 3 भारतीय बल्लेबाजों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। सिराज, बुमराह, शमी और कुलदीप। टॉप 10 ऑलराउंडर में जडेजा एकमात्र भारतीय बने हैं। यानी टॉप 10 ऑलराउंडर का भी एक आकलन किया गया है कि टॉप 10 ऑलराउंडर में कौन है, तो इसमें एकमात्र जडेजा, रविंद्र जडेजा का नाम दिया गया है। बात करें अगर लीडर बोर्ड की, तो जिस तरह से 8 मैच खेलकर 8 मैच पर जीत दर्ज कर भारत पहले नंबर पर है, वहीं दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। सबसे ज़्यादा रन रेट की बात करें तो 2.456 रन रेट भारत का है पॉजिटिव। जी, तो अब हम हमारे कार्यक्रम के बस आखिरी छोर पे बात करेंगे। हमारा आखिरी छोर है कार्टून। तो कार्टून में दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में नोक झोंक कार्टून है। यहाँ पर लिखा है कि नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने को कहा
और मैक्सवेल ने सुन लिया। यहाँ पर थका हुआ मैक्सवेल निकल रहा है जी। तो ये रहा आज का हमारा कार्यक्रम मीडिया स्कैन। हर रोज़ हम हाजिर होते हैं आपके साथ मुख्य अखबारों को लेकर, उनकी खबरों को लेकर, उनकी खबरों पर चर्चा करते हैं। स्थानीय मुद्दे हमारे लिए शीर्ष पर होते हैं। आपके कोई जन मुद्दे हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। और जन मुद्दों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।